सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 8 बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो पिछले चैप्टर था उसमें बेसिकली हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने बात की थी कि हीट जो है वो क्या चीज़ है और कैसे ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट क्या है, किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। ये चीज़ें हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी का फर्दर जो है यूँ समझ लें कि नेक्स्ट पार्ट जो कि थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हीट क्या है। जैसे कि हमने 8 चैप्टर में पढ़ा कि हीट क्या है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरी जगह का अगर टेम्परेचर कम है तो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हीट ट्रांसफ़र होगी, और अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो किसी भी किस्म की हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं बॉडीज़ इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज़ द हीट? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन दैम। और इसमें बार बार बात की जाती है कि अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो नो हीट एक्सचेंज विल अकर। तो तब हमारे पास उस सिस्टम का के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट्स अपने आप को सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जिसमें मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ में से कि अगर आपके हाथ में कोई आइस क्यूब्स हैं और आप उन आइस क्यूब्स को एक ग्लास जार में रख दो और आफ्टर 5 मिनट अगर आप आके देखोगे वो सारे आइस क्यूब्स क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होने के बाद वही वाटर जो होगा वो अपने आप को सेट कर लेता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे। तो क्या होगा कि जो आइस क्यूब्स हैं उनका टेम्परेचर लोअर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? हायर जो है टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी अपनी किसको दे देंगे? जो मॉलिक्यूल्स लोअर टेम्परेचर पे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइस क्यूब्स ने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और सराउंडिंग ने हीट एनर्जी लॉस करके किसको दे दी है? उस आइस क्यूब्स को दे दी। अब हुआ क्या कि आफ्टर सम टाइम वो आइस जो थी वो मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद मेल्टेड वाटर बन गई, और मेल्टेड वाटर के बाद भी क्या होगा कि वो मज़ीद जो है वो हीट सराउंडिंग से गेन करके क्या करेगा कि अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुताबिक क्या कर लेगा? सेट कर लेगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है तो मीन्स कि उसका टेम्परेचर भी कितना सेट हो जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जब किसी भी सिस्टम के सारे पार्ट्स सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बॉडी इज़ इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम या सिस्टम इज़ इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम की हमने 8 चैप्टर में क्या डेफिनेशन पढ़ी है? इट इज़ दी property of the system when all parts of the system have same temperature according to their surroundings। तो इस तरह से हम जो है बात कर सकते हैं कि हीट क्या है और हीट का डेली लाइफ में यूज़ क्या है। देखिए बेटा कि इस यूनिवर्स में हमें सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने डेली लाइफ के बहुत सारे कामों को फुलफ़िल करने के लिए हीट एनर्जी एंड लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्ट ऑफ हीट एंड लाइट जो है वो सन से आप तक पहुँचती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन से जो लाइट एंड हीट आप तक पहुंचती है, जो 1 आवर में पहुंच जाती है, वो इस दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को बर्न करने के बावजूद, यानी 1 साल तक हम उन रिसोर्सेज को बर्न करते रहें तो उतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी सन 1 आवर में यहाँ तक पहुँचा देता है। तो व्हाट विल बी द मेजर सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट एनर्जी? दैट इज़ द सन एनर्जी। तो सन से जो लाइट एंड हीट आती है अगर हम उसको ट्रैप कर लें और उसको अपने यूज़फुल पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करें तो हम बहुत सारी एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं। जिसमें आज के इस दौर में सबसे मेजर जो है वो प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस को फुलफ़िल करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो है सन रेज़ को ट्रैप करना पड़ेगा और फिर इसी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी सन रेज़ को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको पता है सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं।
और अगर हम अपने सराउंडिंग में या अपनी फैक्ट्रीज़ को या अपने डेली लाइफ की ज़रूरियत को फुलफ़िल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करनी है, तो हम अगर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी काफ़ी हद तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं वो ली जा सकती है। बस जस्ट आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन बाद में क्या होगा कि वही जो है एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिलती जाएगी, क्योंकि सन से जो लाइट एंड हीट आती है हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में बाय यूजिंग दी सोलर पैनल्स। तो हीट एनर्जी जो है और कहाँ रिक्वायर्ड होती है बेटा, जितने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। सिमिलरली इस यूनिवर्स में जितने प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये प्लांट्स ट्रीज जो है वो फर्दर जो है आगे बहुत सारी स्पीशीज़ को प्रोवाइड करते हैं फूड। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि अगर सन ना होता तो इस यूनिवर्स में लाइफ का पॉसिबल होना नामुमकिन था। तो ये था बेटा कुछ यूजेस ऑफ दी हीट एनर्जी। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, जब भी टू बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट तो हीट एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स दी कोल्ड बॉडी। और फिर क्या होता है बेटा, इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी कहते हैं या हम इसको हीट इन ट्रांजिट भी कहते हैं। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना बेटा, इसके 3 मेथड्स हैं जिन मेथड्स के ज़रिए से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, या अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये कह सकते हैं व्हेन टू बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, व्हेन टू बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट then heat energy will be transferred from hot body towards the cold body. Heat energy will be transferred from hot body towards cold body. और इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, विच इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। which is called transfer of heat. Or there are 3 methods to transfer heat. There are 3 methods of heat transfer. इनके नेम लिखने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट? वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन। इन मेथड्स के ज़रिए से हम हीट एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम इसका फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ दी कंडक्शन जो है स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। और कंडक्शन के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कन्वेक्शन को और फिर एंड पे हम रेडिएशन को स्टडी करेंगे। हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये 3 टॉपिक्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के टॉपिक इंक्लूड हैं, और एक इंक्लूड जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक है। ज़्यादा चैप्टर जो है इंक्लूड नहीं है, बस 1-2 टॉपिक एक्सक्लूडेड कर दिए गए हैं। 2 इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं और एक एग्जाम्पल हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि जब हम 2 बॉडीज़ यानी हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी को इन कॉन्टैक्ट कर देंगे तो हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू दी कोल्ड बॉडी, विच इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, वन इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
इसके बाद बेटा हम कंडक्शन की बात करते हैं। आपको पता है सॉलिड में एटम क्लोजली पैक होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड में एटम क्लोजली पैक हैं। ये एटम सारे क्लोजली पैक होते हैं और हर एटम जो समझ लीजिए कि दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड भी करेंगे तो ये एटम अपनी जगह नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस ये वाइब्रेशन शो करते हैं। और अगर हम हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि इनका मेन पोजीशन के अक्रॉस एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और फ़ौरन जो है लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ये जब ये एटम वाइब्रेट करते हैं तो फिर अपनी एनर्जी जो है दूसरे एटम्स तक ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा कंडक्शन। जब हम एटम्स को हीट अप करेंगे तो ये एटम अपनी मेन पोजीशन यूं वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अपनी मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इस तरह से हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। चलिए, ये अगर एक सॉलिड है, सॉलिड में एटम क्लोजली पैक हैं, इनके एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई स्ट्रांग होती हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे भी अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम की बात करेंगे, इसकी मीन पोजीशन के अक्रॉस ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या करते जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और आपको पता है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि हीट एनर्जी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हीट एनर्जी को इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते, जिनमें हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स में क्या होता है, मेटल की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे फ्री हो जाता है, वो फ्री ऐसे ही हो जाता है जैसे इस रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस मॉलिक्यूल ईजिली एक एंड से दूसरे एंड तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह सॉलिड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ईजीली उस मेटल के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द एटम, तो इसलिए ये ईजिली उन वेकेंट स्पेसेस में से गुजर के दूसरी जगह तक जा सकता है। तो मेटल में जो हीट एनर्जी मेजर ट्रांसफ़र होती है वो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ट्रांसफ़र होती है, बाकी जो हीट एनर्जी है वो एटम की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह ये एटम जो है अपनी मेन पोजीशन के क्रॉस क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है ना बेटा, इस सॉलिड के इस एंड को जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, ये बर्नर ऑन कीजिए और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने इन एटम्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी, क्या होगा, ये वाला जो एटम है ना ये अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेशन से ये दूसरे एटम को भी डिस्टर्ब करेगा। इट मीन्स कि ऊपर वाले एटम्स को, नेबरिंग एटम्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब अपनी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफ़र कर देगा, कुछ एनर्जी अगर ये ऊपर वाली साइड से दूसरे एटम के साथ भी कोलाइड करता है तो कुछ एनर्जी इन एटम्स को भी क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी वाइब्रेशन शुरू करेंगे। जैसे जैसे इनकी हीट एनर्जी यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से मज़ीद हीट एनर्जी ये लेंगे एटम्स, ये ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। जब लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं तो आपको पता है पर सेकेंड एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जब जैसे ये लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर देंगे एटम्स तो ये पर सेकेंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र ज़्यादा होता जाएगा। तो इस एंड का टेम्परेचर कम है, इस एंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कुछ ड्यूरेशन के बाद यहाँ से एटम अपनी एनर्जी नेबरिंग एटम तक ट्रांसफ़र करते जाएंगे और कुछ देर के बाद होल सॉलिड क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें एटम अपनी एनर्जी दूसरे एटम्स को प्रोवाइड कर देते हैं यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी वाइब्रेशन की वजह से, वो मेथड कहलाता है कंडक्शन। तो जब हम कंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, the mode of transfer of heat in which heat energy is transferred due to the vibrations of the atoms and molecules, this method is called the conduction। इसी से हम इसको फर्दर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। the mode of transfer of heat the mode of transfer of heat
due to the vibration of the atoms vibrations of atoms और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सॉलिड्स के अंदर, या मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स फ्रॉम इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट एंड टूवर्ड्स दी कोल्ड एंड, यानी वाइब्रेशन की वजह से जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी सॉलिड्स के अंदर फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड. Okay, what is the conduction? It is the mode of transfer of heat due to the vibrations of the atoms and vibrations of the atoms and electrons. दो दफा एटम लिख दिया and electrons in solids from hot part to the cold part of the solid. यानी सॉलिड में हीट एनर्जी ट्रांसफर होनी है, किस वजह से ट्रांसफर होगी? ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ दी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वो हॉट पार्ट से टुवर्ड्स दी कोल्ड पार्ट क्या होगी? ट्रांसफर होती है. तो इस मेथड को बोला जाता है कंडक्शन कहा जाता है, जिसमें अभी मैंने कहा कि जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है ना बेटा, जब हम 7 चैप्टर में ही बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर की, जब हमने बात की थी तो हमने कहा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स हैं. 3 पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सेकंड पोस्टुलेट ये था कि ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन. एंड थर्ड क्या था? दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो भी मैटर होगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ होता है. ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम इन कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं. और सेकेंडली क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. जैसे कि एक स्पून है, एक स्टोन है, एक वुडन का पीस है, ऑल दीज आर दी सॉलिड्स, दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. जैसे हम हीट एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं, इनके एटम्स एंड इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. During vibration they can transfer their energy to the neighboring atoms and molecules. फिर वो neighboring atoms and molecules भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और फिर अपनी वो एनर्जी नेक्स्ट नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे. इस मेथड के ज़रिए से जो हीट एनर्जी हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड ऑफ दी बॉडी, विद इन दी बॉडी जो ट्रांसफ़र होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन. और कंडक्शन यूजुअली सॉलिड्स के अंदर होती है. सॉलिड में एटम क्लोजली पैक होंगे. सॉलिड अपनी एटम सॉलिड्स के एटम अपनी जगह, अपनी स्पेस नहीं छोड़ते. उनके न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं. तो इन दैट केस ये एटम्स हमेशा जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बेटा एटम्स ऑफ दी सॉलिड्स के बीच में, यानी सॉलिड्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस. तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड में हीट एनर्जी विद इन दी बॉडी कैसे ट्रांसफ़र होनी है? आप एक एंड को हीट अप करोगे तो यहाँ के एटम जो हैं वो हीट एनर्जी सराउंड यहाँ से बर्नर से लेंगे और वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, यानी अपनी मेन पोजीशन के क्रॉस क्या शुरू करेंगे? वाइब्रेशन शुरू करेंगे. और फिर क्या होगा कि ये अपनी हीट एनर्जी अगले नेबरिंग पार्टिकल्स को एंड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी वाइब्रेट करेंगे. जब वो वाइब्रेट करेंगे तो दूसरे जो है एटम के साथ भी कोलिजन होगी. इसका मतलब है कि ये अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये अगलों को ट्रांसफ़र करेंगे. फिर हीट एनर्जी इस हॉट एंड से टुवर्ड्स कोल्ड एंड क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी. ये कौन सा एंड होगा? हॉट एंड. और ये कौन सा एंड होगा? कोल्ड एंड. तो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी विद इन दी सॉलिड, दैट विल कॉल दी कंडक्शन. अच्छा, अब ये देखिए बेटा कि मेटल्स में हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है. हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर इन मेटल. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. आपके पास है एक स्पून मेटल का बना हुआ है,
ठीक है, ये मेटल का स्पून है, मेटल स्पून। आप क्या करते हो, यहाँ से इसको हीट अप करना शुरू करो। जब आप इसको यहाँ से हीट अप करना शुरू करोगे, थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा इसका ये एंड भी क्या हो गया है, हीट हो गया। कैसे? आपने तो इस एंड को ट्रांसफ़र हीट एनर्जी दी थी, तो दूसरा एंड कैसे जो है वो गर्म हो गया, कैसे हॉट हो गया। सेम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? कंडक्शन का प्रोसेस। हुआ क्या कि स्पून मेटल है, मेटल में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सॉलिड फ्रॉम हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड, और साथ साथ जो एटम्स जो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, उनकी वाइब्रेशन से भी हीट एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब क्या होगा कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एटम्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं दूसरे एंड तक, लेकिन एटम्स जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। एटम जस्ट जो है वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट एनर्जी हॉट एंड से टुवर्ड्स द कोल्ड एंड क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद इस मेटल स्पून का दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। चलिए, हम कहते हैं कि हम अगर किचन में अगर काम कर रहे हों और आपके पास जो है कुकिंग पॉट है, उस कुकिंग पॉट में हमने 2 तरह की चम्मच रख दी है। यहाँ से हीट एनर्जी मिली, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसके अंदर हमने 2 तरह के जो है वो स्पून रख दिए हैं। ये है वुडन स्पून और दूसरा स्पून जो मैंने रख दिया, दिस इज़ ए मेटल स्पून। अच्छा, अब आप बताइए कौन सा स्पून जल्दी हीट अप होगा? मेटल स्पून जल्दी हीट अप हो जाएगा एज कंपेयर टू दी वुडन स्पून। व्हाट इज द रीज़न? मेटल क्या है? कंडक्टर है। वुडन क्या है? नॉन कंडक्टर है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी इस एंड से दूसरे एंड तक फ़ौरन कैरी करके लेके जाएंगे। जो वुडन है बेटा वो नॉन कंडक्टर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फुली ऑक्यूपाइड होते हैं, किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, हीट एनर्जी को इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते ये मटेरियल। तो वुडन स्पून में हीट एनर्जी बहुत स्लोली ट्रांसफ़र होगी, ना होने के बराबर यूँ कह सकते हो आप। तो अक्सर आप देखते हो कि किचन में हम जब काम करते हैं तो जो स्पून होता है उसका हैंडल अक्सर प्लास्टिक का बना होता है या फिर वो वुडन का कुछ पीस वहाँ लगा दिया जाता है ताकि हीट एनर्जी जो है वो कम ट्रांसफ़र हो आगे की तरफ, क्योंकि उस स्पून को हमने पकड़ के जो है वो चम्मच हिलाना होता है, इसलिए उसको हीटअप होने से बचाने के लिए हम उसके स्पून को कि एंडिंग को, हैंडल्स को या तो प्लास्टिक का बना दिया जाता है या फिर वुडन का बना दिया जाता है। तो ये चीज़ बेटा आपने सीखनी है यहाँ पे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू दी नॉन कंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं बेटा कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स हैं। सच मटेरियल्स दैट कंडक्ट हीट easily, such materials that conduct heat easily are called conductors. For example, all metals are good conductor of heat. All metals, for example, copper, silver, gold, iron are good conductor of heat.
और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? सच मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली, सच मटेरियल्स, ये अक्सर बेटा डिफरेंस में बात पूछ ली जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स। सच मटेरियल्स that do not conduct heat easily are called non-conductors. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नॉन कंडक्टर्स हो सकते हैं बेटा? प्लास्टिक, ग्लास, वुडन, फर, फीदर, ऑल दीज आर नॉन कंडक्टर्स। अगर तो हमने हीट को कंडक्ट नहीं करना तो फिर हम कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे? नॉन कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। और अगर हमने हीट को इजीली कंडक्ट करना हो तो फिर हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं? हम मेटल्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द हीट इजीली। तो अगर हमने हीट को नहीं कंडक्ट कराना तो फिर हम यूज़ करते हैं नॉन कंडक्टर्स। जैसे कि देखें बेटा, अगर आपने अपनी बॉडी को गर्म रखना है, बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर पे अफेक्ट ना करे, तो फिर हम यूजुअली नॉन कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप सर्दियों में, विंटर में वियर करते हो वुलन क्लॉथ्स। व्हाट इज़ द रीज़न कि वुलन क्या है? नॉन कंडक्टर है। वुलन क्या करेगा कि जो सराउंडिंग की हीट है उसको स्टॉप करेगा ताकि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट ना करे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, ऑल ऑर्गन जो है वो इस टेम्परेचर पे प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ से कम और ज़्यादा होता है तो फिर ये ऑर्गन जो है उनकी वर्किंग के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसी टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट ना करे। तो इसमें विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। वो इन्वायरमेंटल हीट को स्टॉप करेंगे आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी की हीट को भी जो है वो स्टॉप करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट में ना जा सके। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स? Such materials that conduct heat easily are called the conductors, and such materials that do not conduct heat easily are called the नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स में एग्जांपल मैंने कौन से दिया? प्लास्टिक की, ग्लास की, वुडन की, फर, फीदर, ऑल दीज आर दी नॉन कंडक्टर मटेरियल्स। अच्छा, अब होता ये है बेटा कि बहुत सारी जगहों पे हमें नॉन कंडक्टर मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जगहों पे हमें कंडक्टिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर में आपको पता है कि जितनी भी वायर्स हैं उसमें प्योर कॉपर यूज़ होता है, और जितना वो प्योर होगा उतनी ही कंडक्शन भी अच्छी होगी। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं ज़्यादा तो उसकी कंडक्शन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो सिल्वर उससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, फिर गोल्ड उससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल जो है लेस एक्सपेंसिव रेंज में मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं? कॉपर। तो यूजुअली जितनी वायर्स हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। तो जहाँ पे हमने हीट को कंडक्ट करना है इजीली, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है इजीली, तो वहाँ हम कंडक्टर यूज़ करेंगे। और जैसे कि अभी मैंने बात की कि बहुत सारे यूटेंसिल्स ऐसे हैं, घरों में बर्तन ऐसे यूज़ होते हैं जिनकी बॉटम मेटल की बनी होती है और वो हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं ताकि हम अगर उसके अंदर कुकिंग कर रहे हैं तो वो फूड जो है वो इजीली क्या हो सके? कुक हो सके। लेकिन जो हम स्पून यूज़ करेंगे उसके अंदर, उसको हिलाने के लिए या उसको कुक करने के लिए, उसके हैंडल यूजुअली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, या वो प्लास्टिक के बने होंगे या फिर वो वुडन के होते हैं, ताकि अगर हमने उसको पकड़ के जो है कुकिंग करनी है तो इन दैट केस हमारे हाथ के ऊपर उस हीट का इफेक्ट मिनिमम हो। तो इसलिए उनके हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक या फिर वुडन के बना दिए जाते हैं। इसी तरह बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर घरों में ऊपर वाटर टैंक यूज़ होते हैं। अगर वाटर टैंक हमने ख़ुद से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं या आपने मार्केट से बने बनाए टैंकर लिए हैं, तो वहाँ पे अगर तो आपने डबल लेयर टैंकर लिए हैं बेटा,
तो उसमें सर्दियों में वो टेम्परेचर वाटर का जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल रखेगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट कम करेगा। और अगर गर्मी होंगी तो तब भी वो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। व्हाट इज़ द रीज़न कि उसमें डबल लेयर यूज़ हुई है। डबल लेयर इस तरह होती है कि एक सिंगल लेयर और उसके अंदर फिर एक फोम की लेगिंग लगा दी जाती है, फिर सेकेंड लेयर होती है। तो इस तरह वो फोम की लेगिंग जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टर मटेरियल है। बेटा नॉन कंडक्टर मटेरियल्स के 2-3 नाम यूज़ होते हैं, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, या इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, या इसके लिए बैड कंडक्टर। तो ये 3 नाम हम यूज़ कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स। तो ये मटेरियल्स हैं, फोम, वुलन, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे क्या हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि डबल लेयर वाटर टैंकर में या तो फोम की लेगिंग लगा दी जाती है ताकि गर्मियों में अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि फोम की लेगिंग स्टॉप करेगी हीट को कंडक्ट करने के लिए। इसी तरह अब जो है कमरों को हीट प्रूफ बनाने के लिए अक्सर 2 वॉल्स के बीच में एक कैविटी रखी जाती है, उसके बीच में एक स्टेरोफोम की शीट या फिर फोम की लेगिंग लगा दी जाती है। तो फिर भी हीट जो है वो कंडक्ट इजीली नहीं हो सकती। रूम का टेम्परेचर काफ़ी हद तक मॉडरेट रहेगा, यानी गर्मियों में ये आपको ठंडे फील होंगे और सर्दियों में क्या होंगे, ये गर्म फील होंगे। क्योंकि सर्दियों में सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है, तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर हमारे रूम के टेम्परेचर पे अफेक्ट ना करे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों की कंस्ट्रक्शन में ही ये चीज़ लेके आएँ कि हीट इजीली कंडक्ट ना हो। आपको पता है बच्चों के पहले ज़माने में आप अक्सर देखते हो कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आज से 100 साल या 200 साल पहले की जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी वॉल्स की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती थी। उन वॉल्स की थिकनेस इसलिए ज़्यादा रखी जाती थी ताकि अंदर जो है टेम्परेचर, वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उस अंदर रूम के टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट ना करे। तो इसलिए उनकी वॉल्स की थिकनेस काफ़ी बढ़ा दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में क्योंकि कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वॉल्स की थिकनेस आहिस्ता आहिस्ता कम करते गए हैं। और वॉल की थिकनेस जैसे जैसे कम होती गई तो फिर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हमारे रूम के टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट करता है। तो अब आप देखते हो कि जल्दी हीट अप हो जाते हैं कमरे और जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब जो है स्टेरोफोम की शीट्स या तो कमरों के बाहर लगा दी जाती हैं या फिर 2 वॉल्स बनाते हुए हम उसके बीच में फिलिंग कर लेते हैं स्टेरोफोम की शीट्स की या फोम की लेगिंग की, या बीच में कैविटी रख दी जाती है। एयर भी एक बैड कंडक्टर है, तो इसलिए हम जो है ये चीज़ें अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के दौरान अडॉप्ट कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हम हीट एनर्जी के लॉसेस से बच सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की कंडक्शन की। What is the conduction? It is the mode of transfer of heat due to the vibrations of the atoms and free electrons in the solid from hot part to the cold part in the body. अब इसमें conductors क्या हैं? Such materials that heat conduct easily are called the conductors, and such materials that do not conduct heat easily are called the नॉन कंडक्टर्स। जिसमें हमने मेटल की भी बात की। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट? मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन द सॉलिड विद हायर वेलोसिटीज एंड दीज दे कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हॉट एंड से टुवर्ड्स द कोल्ड एंड हीट एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स जो होती हैं अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से बन जाती हैं गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये थी कुछ बातें जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड थी। यानी यूँ समझें कि सॉलिड्स के अंदर जो प्रोसेस होगा ट्रांसफर ऑफ हीट का, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर यूजुअली इन द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड्स जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, टॉपिक को लर्न कर ले। इसमें क्वेश्चन कंडक्शन जो है इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या वाई मेटल्स कंडक्ट हीट इजीली देन दी नॉन मेटल्स, ये सेम क्वेश्चन है।
यानी उसका आंसर सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। क्वेश्चन 2 है, यानी वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दूसरा क्या हो सकता है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर देन दी नॉन मेटल्स, सेम उसका आंसर क्या होगा कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद दी वेरी हाई वेलोसिटीज एंड दे कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम हॉट एंड टू दी कोल्ड एंड ऑफ दी सॉलिड। तो ये था बेटा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंडक्शन के बारे में बात की, और कंडक्शन में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से विद इन दी सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड जो है हीट एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी, एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जस्ट होता क्या है कि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन विद हायर एम्पलीट्यूड, और ड्यूरिंग वाइब्रेशन अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे, फिर वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या करते जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, और फिर से इधर वाला एंड जो हॉट एंड होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, दूसरा एंड कहाँ पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो इस तरह से हीट एनर्जी का जो मेथड ट्रांसफ़र है वो कहलाता है कंडक्शन कहलाता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉलिड में कैसे ट्रांसफ़र होती है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टॉपिक को लर्न कर लीजिएगा। इसके बीच में जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर शॉर्ट आ सकता है, या वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हैं क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। बुक से लर्न करना है बुक से कर लीजिए, नोट से लर्न करना है आप नोट से भी लर्न कर सकते हो। जैसा आपने मेथड देखना है कि किस तरह से आप इसको लर्न करोगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।